इफेक्ट्स ऑफ एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन का इफेक्ट्स क्या होता है हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम में, इसके बारे में आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं एयर पॉल्यूशन क्या होता है। एयर पॉल्यूशन जो होता है, जो हमारा बायोलॉजिकल सिस्टम है, यानी कि जो हमारा एटमॉस्फेयर में डिफरेंट टाइप की गैसेज पाई जाती हैं, अगर इन गैसेज में कुछ अनवांटेड चेंज हो जाए, यानी कि इन गैसेज में कुछ डिसबैलेंस हो जाए, कुछ गैसेस जो मिक्सचर है उसमें कुछ अनवांटेड चेंज हो जाए, तो उसे हम एयर पॉल्यूशन बोलते हैं। और इसके डिफरेंट इफेक्ट्स है पूरे बायोलॉजिकल सिस्टम पर। तो आज की इस वीडियो में हम जो एयर पॉल्यूशन के जो इफेक्ट्स हैं इनके बारे में पढ़ने वाले हैं। इसके पिछले वीडियो में हमने आपको एयर पॉल्यूशन के डेफिनेशन और उसके एयर पॉल्यूशन के जो डिफरेंट टाइप्स के जो सोर्सेज हैं इनके बारे में आपको बता दिया था, जिसमें इंडस्ट्रियल यूनिट, थर्मल पावर प्लांट और जितने भी ऑटोमोबाइल्स वगैरह थे इनके बारे में आपको बताया गया था। तो आज की इस वीडियो में हम एयर पॉल्यूशन के होने वाले जितने भी इफेक्ट्स होते हैं इनके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इफेक्ट्स ऑफ एयर पॉल्यूशन, यानी कि जो एयर पॉल्यूशन है इसका इफेक्ट्स क्या होता है हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम में। तो हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम में डिफरेंट टाइप्स के इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं। इससे जो हमारा पूरा इकोलॉजिकल सिस्टम है वह डिस्टर्ब हो जाता है। इसमें जैसे ग्रीन हाउस इफेक्ट और इसके अलावा जो एसिड रेन वगैरह ये सब प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है। तो सबसे पहले देखते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है। सब 60 नोट के टाइप में अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट को। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, देखिए, अगर कार्बन डाइऑक्साइड के कंसेंट्रेशन को बढ़ने की वजह से, यानी कि अगर CO2 का लेवल एटमॉस्फेयर में बढ़ जाता है तो उससे ग्रीन हाउस इफेक्ट हम बोलते हैं। जैसे द इंक्रीजमेंट ऑफ CO2 कंसेंट्रेशन इन एटमॉस्फेयर रिजल्टेड इन ग्रीन हाउस इफेक्ट, यानी कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड का मिक्सचर, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल अगर एटमॉस्फेयर में ज़्यादा बढ़ जाता है तो उसे हम ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं। इसकी वजह से पृथ्वी का टेम्परेचर भी बढ़ जाता है और इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वह ह्यूमन ही है, क्योंकि दिन प्रतिदिन जो डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, पेड़ों को काट कर वहाँ पर नई बिल्डिंग्स बनाए जा रहे हैं, रेलवे लाइन बनाई जा रही है। तो इससे होता क्या है कि जो हमारे प्लांट्स है वो उनको काट दिया जाता है और काटने से जो प्लांट जो थे वो CO2 को लेते थे और वहाँ से हमें ऑक्सीजन देते थे। तो उनके द्वारा जब CO2 को लिया नहीं जाएगा तो ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाएगा और कंसंट्रेशन ऑफ CO2 एटमॉस्फेयर में बढ़ जाएगा। तो इससे होगा क्या, डिफरेंट टाइप्स के जो भी बायोलॉजिकल सिस्टम हो वो पूरी तरीके से इफेक्ट हो जाएंगे। तो जैसे ग्रीन हाउस इफेक्ट में क्या है कि जब कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल एटमॉस्फेयर में बढ़ जाता है तो उसे हम ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल जितने भी इंडस्ट्रीज वगैरह उनमें से जो भी उनके एग्जॉस्ट किए गए जितने भी गैसेज होती हैं उनमें अक्सर कार्बन डाइऑक्साइड और इसके अलावा सल्फर के ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड और जितने भी जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये सब जो होते हैं वो इंडस्ट्रीज के द्वारा वो एग्जॉस्ट किए जाते हैं और वहां से जब ये एटमॉस्फेयर में जाते हैं तो वह एयर पॉल्यूशन को कॉज करते हैं और इसका इफेक्ट्स फिर हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम पर आता है। तो जैसे डिस्चार्ज इंडस्ट्रियल सम गैसेज जैसे SO2 या NOx, यानी कि सल्फर के ऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड CFC जो है ये सब बहुत रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और ये जो सल्फर के ऑक्साइड और जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड होते हैं एक ग्रीन हाउस इफेक्ट को भी दर्शाते हैं। इसके अलावा जैसे जब कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा जब एटमॉस्फेयर में बढ़ जाता है तो वहां से डिफरेंट टाइप्स की प्रॉब्लम्स आने शुरू हो जाती है और डिफरेंट टाइप्स के रिस्पायरेटरी रिलेटेड ह्यूमन में भी डिजीज होती है और इस अस्थमा वगैरह जैसे हो गया। तो ये सब जो होते हैं लंग्स में जाकर फेफड़े को संक्रमित कर देते हैं, जिससे बहुत ज़्यादा बीमारियां ह्यूमन में देखने को मिलती है। इसके बाद जो अगला है वह एसिड रेन है। एसिड रेन को सबसे पहले समझते हैं। देखिए, जितने भी हम फॉसिल फ्यूल का यूज करते हैं, चाहे वो डीजल हो गया या पेट्रोल हो गया, तो उनका जो हार्मफुल ये सब जो गैसेज होती हैं जलने के बाद वो एग्जॉस्ट किए जाते हैं इन एटमॉस्फेयर में। जब उन्हें एग्जॉस्ट कर दिया जाता है तो डिफरेंट टाइप्स के
कंपोनेंट जो रहते हैं वो एयर में जाते हैं और एयर को प्रदूषित कर देते हैं। तो जितने भी तरीके के जो फॉसिल फ्यूल यूज किए जाते हैं उनमें बहुत सारी हार्मफुल गैसेज निकलती है, जैसे नाइट्रोजन के ऑक्साइड और सल्फर के ऑक्साइड। इसके अलावा लेड भी निकलता था, लेकिन अब के इंजन जो है उनमें अब ऐसा नहीं होता। तो ये सब जो नाइट्रोजन या सल्फर के ऑक्साइड जो होते हैं वे जो एटमॉस्फेयर में जब जाते हैं तो वहां पर एक लेयर की तरीके से बना लेते हैं, और जब ये बारिश होती है तो ये वाटर ड्रॉपलेट के साथ मिलकर पॉल्यूटेंट के रूप में बन जाते हैं और वहां से एसिडिक मीडियम को कॉज करते हुए एसिड रेन का फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो इससे ह्यूमन के साथ साथ और भी जितने भी एनिमल्स हैं और प्लांट जो हैं ये सब पूरी तरीके से इन्फेक्टेड हो जाते हैं। अगर ये रेन या अगर मतलब ये बारिश की जो बूंदें हैं अगर प्लांट के ऊपर गिरती है तो उसका लिप्स पे या प्लांट के लिप्स पर अगर गिरती है तो उसका जो पूरा क्लोरोफिल का रीजन वहां समाप्त हो जाता है, स्टोमेटा जो उसका रहता है खराब हो जाता है। इससे वजह से जो उसका फोटोसिंथेसिस का सिस्टम जो पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। अगर ये बूंदे यानी कि एसिड रेन अगर ह्यूमन के ऊपर गिरती है तो फफोले पड़ जाते हैं, और फफोले के अलावा और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, जैसे इफेक्ट्स ऑफ एयर एसिड रेन का मतलब जैसे इसमें जो होता है वह सॉइल की एसिडिटी बढ़ जाती है, द इंक्रीज सॉइल एसिडिटी। और जो प्लांट और एनिमल जो हैं वो पूरी तरीके से जैसे कुछ एक्वेटिक या फिर टेरेस्ट्रियल जो भी ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें जैसे पानी में रहने वाले जो स्ट्रीम और नदियों में रहने वाले जो रहते हैं उनके ऊपर भी बहुत बुरा इफेक्ट पड़ता है। वहाँ पर एसिडिक मीडियम हो जाता है जिसकी वजह से उनमें जो पाए जाने वाले जीव हैं उनकी डेथ भी हो जाती है, और जितने भी क्रॉप प्रोडक्टिविटी होती है उसके ऊपर भी बहुत बुरा इफेक्ट पड़ता है। इसके अलावा जो बिल्डिंग्स वगैरह रहते हैं उनमें भी बहुत बुरा इफेक्ट पड़ता है। बिल्डिंग्स में होता क्या है कि ये पूरी तरीके से जब एसिडिक मीडियम उसके ऊपर गिरता है बिल्डिंग्स पे तो पूरी तरीके से उसको डैमेज कर देता है, और एक लेयर के रूप में वो बिल्डिंग वहां से कट जाती है, एक लेयर वहां से निकल जाती है। इससे भी इसका इफेक्ट जैसे जितने भी पत्थर वगैरह होते हैं उन पर भी देखने को मिलता है। जैसे ताजमहल का रंग इसकी की वजह से थोड़ा फीका पड़ गया, क्योंकि जब एसिड रेन उस पर गिरता है तो वहां से बहुत बुरा इफेक्ट उस पर पड़ता है। दे आल्सो कैरोड बिल्डिंग, कैरोड का मतलब होता है शाब्दिक अर्थ इसका होता है खुरचना, यानी कि ये बिल्डिंग्स जो होते हैं एक हिसाब से उसको खुरच देते हैं, और इसकी वजह से जो उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल रहते हैं वो निकल जाते हैं। तो यह पूरी तरीके से जो हमारा डिस्टरबेंस कर देते हैं। डिस्टरबेंस का मतलब है पूरा इकोलॉजिकल बैलेंस जो रहता है वह डिस्टर्ब हो जाता है। ओजोन लेयर डिप्लीशन, ओजोन लेयर डिप्लीशन का मतलब क्या होता है? ओजोन जो होती है, ओजोन एक लेयर होती है, और ओजोन जो लेयर रहती है वह सन से आने वाली जितने भी अल्ट्रावायलेट रेज रहती है उस पृथ्वी पर आने तक उसे रोकती है, लेकिन उसमें अब कुछ होल्स हो गए हैं तो जिसकी वजह से कुछ रेज आती हैं और ये रेज जो रहती हैं बहुत ज्यादा इफेक्ट डालती हैं। इससे डिफरेंट टाइप्स के स्किन रिलेटेड डिजीज हो जाती हैं। तो इसका कारण जो है वह CFC गैस है, यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन और जो हाइड्रोक्लोरोकार्बन से वगैरह ये सब हैं। ये सब जो रहते हैं वो रेफ्रिजरेटर वगैरह और AC वगैरह से इसमें से निकलते हैं, तो ये एटमॉस्फेयर में मिलते हैं और ये ओजोन लेयर को डिप्लीशन में हेल्प करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं बहुत बुरा इफेक्ट डालते हैं ओजोन लेयर पर। तो जब CFC या जो हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन है ये सब जब एटमॉस्फेयर में जाते हैं तो वहां से जो सन से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेज है उसको ये ओजोन जो रहता है वो बचाने का काम करता है, लेकिन ये सब जाएंगे जब तो ओजोन लेयर जो रहती है वहां पर उनका क्षरण होगा, और जिससे डिफरेंट टाइप्स की जो अल्ट्रावायलेट रेज हैं वो पृथ्वी तक आएंगी, और पृथ्वी तक आएंगी तो डिफरेंट टाइप्स के स्किन से रिलेटेड डिजीज और आई प्रॉब्लम ये सब देखने को मिलेगा। तो ये बहुत बुरा इफेक्ट है ओजोन लेयर डिप्लेशन। ओजोन लेयर जो रहती है बहुत अच्छा प्रोटेक्शन का काम करती है, लेकिन आजकल जितने भी प्रकार के रेफ्रिजरेटर और भी अदर जो इक्विपमेंट है उसकी वजह से जो गैसेज ये सब निकलती हैं CFC हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, तो ये बहुत बुरा इफेक्ट डालती हैं ओजोन लेयर के ऊपर।
इससे डिफरेंट टाइप्स के जो डिजीजेज हैं, चाहे वो आंख से रिलेटेड हो या फिर स्किन से रिलेटेड हो, ये सब देखने को मिलती है। इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वह ह्यूमन ही है, क्योंकि उसे बहुत सारी आवश्यकताओं की ज़रूरत रहती है और इससे डिफरेंट टाइप्स की गैसेज निकलती हैं, तो इसका इफेक्ट बहुत बुरा पड़ता है। इसके बाद जो अगला है वह ग्लोबल वार्मिंग है। ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है? इसमें होता क्या है कि जो डिफरेंट टाइप्स की जो गैसेज, जैसे ग्रीन हाउस गैसेज जो रहती हैं, जब यह एटमॉस्फेयर में जाती हैं तो वहाँ का जो कंपोजिशन ऑफ एयर है वह डिसबैलेंस हो जाता है और इसकी वजह से वहाँ पर हीट जनरेट होती है और इसकी वजह से जो अर्थ का टेम्परेचर रहता है वह बढ़ जाता है और उसके बाद फिर ग्लोबल वार्मिंग होती है। तो ग्लोबल वार्मिंग का मतलब होता है ग्लेशियर्स जो रहते हैं वो पिघल जाते हैं और ग्लेशियर के पिघलने की वजह से जो सी लेवल है, यानी कि जो समुद्र का लेवल है, वो बढ़ जाता है और जब समुद्र का लेवल जब बढ़ जाएगा तो वहाँ पर जितने भी पाए जाने वाले जितने भी एरिया वहाँ के रहेंगे वो पूरी तरीके से वाटर में डूब जाएंगे और इसकी वजह से बहुत बुरा इफेक्ट पड़ेगा ह्यूमन के लाइफ के ऊपर। तो इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वह जितने भी फॉसिल फ्यूल हम यूज करते हैं, जैसे ये कोल हो गए या फिर ऑयल हो गए या फिर कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब जितने भी हैं ये जब एयर में जाते हैं तो वहाँ पर हीट जनरेट कर देते हैं, जिसकी वजह से टेम्परेचर जो अर्थ का रहता है वह बढ़ जाता है और फिर वहाँ से प्रॉब्लम आती है। तो इसमें होता क्या है कि जो ह्यूमन है वह पूरे प्लांट्स को कट कर दे रहा है। अगर कोई इंडस्ट्रीज लगनी है तो वहाँ पर पाए जाने वाले जितने भी प्लांट्स हैं उनको काट दिए जाते हैं और काटने की वजह से वहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड पाई जा रही थी वह प्लांट के द्वारा ली नहीं जाएगी और जब प्लांट के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड नहीं ली जाएगी तो वहाँ का जो कार्बन डाइऑक्साइड का जब लेवल है वह बढ़ जाएगा और जब बढ़ेगा तो पृथ्वी का भी टेम्परेचर बढ़ेगा और इससे फिर ग्लेशियर जो रहते हैं वो पिघलते हैं और जब एक ग्लेशियर पिघल जाएंगे तो वहाँ का जो सी का लेवल है, यानी कि सी का लेवल का मतलब जैसे समुद्र का जो लेवल है वह बढ़ जाएगा और जितने भी कोस्टल एरियाज रहते हैं वह पूरे बाढ़ में डूब जाएंगे और इसकी वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। तो इसमें सब हैं एटमॉस्फेयर एयर इम्बैलेंस, इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ अर्थ, और इसकी वजह से जो सी का लेवल है वह बढ़ जाएगा और कोस्टल एरियाज जो रहेंगे वह फ्लड में यानी कि बाढ़ में डूब जाएंगे। इसके अलावा दी गैस प्रोड्यूस बाई काउज डाइजेशन, यानी काउ के डाइजेशन के द्वारा कुछ गैसेज निकलती है वह भी ग्लोबल वार्मिंग को लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, क्योंकि यह ग्रीन हाउस गैस को कंटेन करती है, जिसे मेथेन गैस जो रहती है ग्रीन हाउस गैस है, तो यह इसे कंटेन करती है, यह भी रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन इतना यह रिस्पॉन्सिबल नहीं है जितना जो हम फॉसिल फ्यूल यूज करते हैं वह है, क्योंकि फॉसिल फ्यूल आप जान ही रहे दिन पर दिन नई नई गाड़ियां आ रही हैं तो उनको चलाने के लिए डिफरेंट टाइप्स के जो फॉसिल फ्यूल है उनका यूज किया जा रहा है, जैसे डीजल या पेट्रोल। तो इसकी वजह से होता क्या है कि बहुत ज़्यादा मात्रा में वहाँ पर नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड वहाँ से उसमें से निकलते हैं, तो ये सब जो रहते हैं बहुत बुरा इफेक्ट डालते हैं एयर के ऊपर और लोग बहुत ज़्यादा यूज भी करते हैं। कम डिस्टेंस के लिए भी बाइक से ही जाते हैं। कम डिस्टेंस के लिए बाइक से जाने का मतलब है कि वो कहीं ना कहीं फॉसिल फ्यूल का मिस यूज कर रहे हैं, तो यह बहुत बड़ी समस्या है, जिसकी वजह से ये सब जो बायोलॉजिकल इफेक्ट आते हैं वो देखने को मिलते हैं, या फिर एक ग्रीन हाउस इफेक्ट या फिर जो एसिड रेन या वो ग्लोबल वार्मिंग, ये सब जो हैं ये सब एयर के कंपोजिशन में जब डिसबैलेंस होगा तो ये सब देखने को मिलेंगे। तो आज की इस वीडियो में हमने इफेक्ट्स ऑफ एयर पॉल्यूशन के बारे में आपको बताया। अगर आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक करना ना भूलें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस करें।